हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। देखिए, आप सभी ने प्रारंभ कोर्स के अंदर एनरोल किया है, तो वेलकम टू प्रारंभ बैच। ठीक है। एंड आई होप कि आने वाले जो नेक्स्ट मंथ्स हैं आप उनको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करोगे इस कोर्स के अंदर और अपने प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के अंदर बहुत ही अच्छा स्कोर करोगे। राइट। तो देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे कि आपकी सी सेट के रिगार्डिंग क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। उसकी एक ओरिएंटेशन क्लास है ताकि आप कोर्स को अच्छे से प्रोसीड कर पाओ। तो देखिए, अक्सर हमें ना बोला जाता है कि एक अगर हमारे दिमाग में एक विजन है पर उसके साथ एक प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं है, तो सिंपली ना वो एक ड्रीम ही बन के रह जाता है। और स्ट्रेटजी होनी भी चाहिए। पहली बात तो स्ट्रेटजी बनाना, और दूसरी चीज़ है स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करना। तो दोनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। वही चीज़ें मैं आज मैं डिस्कस करूंगा कैसे आप सी सेट के अंदर ये चीज़ें इंश्योर कर सकते हो। अगर आपने ना पिछले 2-3 साल का थोड़ा अपने किसी सीनियर से कभी सुना होगा, तो आपने एक चीज़ रियलाइज करी होगी, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा बोलते हैं कि सी सेट टफ हो रहा है। देखिए, कुछ हद तक बातें सही भी है, बट अगर हमने अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस किया हो एंड हमारी प्रैक्टिस और कंसेप्ट्स एज वेल एज प्रैक्टिस अच्छी हो, तो सी सेट के अंदर मार्क्स स्कोर करना काफी इजी है। मैं आपको थोड़ा सा बेसिक्स में लेके चलता हूँ। देखिए, आप सभी जानते हो कि जब आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, तो प्रीलिम्स के एग्जाम के अंदर ना दो पेपर होते हैं। पहला होता है पेपर वन, जहां पर होता है रिलेटेड वो जनरल स्टडीज के कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है ना, आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सारी चीजें टेस्ट करी जाती हैं। ऑन द अदर हैंड, जब मैं बात करता हूँ पेपर टू की, वो होता है सी सेट से रिगार्डिंग, जिसकी हम डिस्कशन आज यहाँ पे करने वाले हैं। देखिए, एक आइडियली मैं आपको बताऊं, ये एग्जाम होता है पेपर वन आपका 9:30 टू 11:30। फिर नियरली 3 घंटे का आपको बीच में ब्रेक मिलता है। फिर उसके बाद 2:30 से 4:30 तक आपका होता है सी सेट का पेपर। और इसकी अगर थोड़ा डिटेल में जाए ना, तो आपको देखने को मिलता है टोटल 80 क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं। टोटल हर हर जो क्वेश्चन होता है वो 2.5 मार्क्स का होता है। तो टोटल पेपर कितने का हुआ? 200 मार्क्स का। ठीक है। और साथ ही साथ ये भी आप नोटिस कीजिए कि ये पेपर सिर्फ एक क्वालिफाइंग पेपर है। जैसे फॉर एग्जांपल जीएस पेपर में तो क्या होता है, आपको एक कट ऑफ को क्लियर करना होता है ना। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका एक क्वालिफाइंग पेपर है जिसमें आपको 200 में से 33% मार्क्स लेकर आने होते हैं। अगर उससे ज्यादा आपके आ जाते हैं, ठीक है ना, तब आप, अगर आपको साथ साथ जीएस पेपर वन भी आप कट ऑफ से ऊपर होते हो, तब आप प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हो। तो ये 33% मार्क्स तो बहुत ही जरूरी है। और साथ ही साथ इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी हमें देखने को मिल जाती है। तो ये सारी थी कि बेसिक फैक्ट्स क्या होते हैं। तो ये 3 घंटे का कैसे, ठीक है ना, आप यूज करते हो, ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो प्रैक्टिस भी हमारी उस तरह से ही होनी चाहिए। जैसे जो मॉक्स वगैरह करेंगे ना, उसमें भी इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो देखो, अगर मैं आपको लेके चलूँ सिलेबस की तरफ, तो सिलेबस ना कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है सी सेट का। यहाँ पर जैसे चीजें आ गई, आपका कॉम्प्रिहेंशन आ गया, आपके इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, ये हो गया। साथ ही साथ कंपोनेंट आता है लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी। उसके अलावा डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, एंड साथ ही साथ बेसिक न्यूमरेसी, जो कि होनी चाहिए क्लास 10th लेवल की, एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। अब देखने में तो सर ये काफी इजी लग रहा है, एज इन कुछ क्लास 10th लेवल का है, या बाकी चीजें हमने भी थोड़ी बहुत पढ़ी होती हैं। तो यहाँ पर ना, अगर हमें प्रॉपर एक एनालिसिस चाहिए हो कि टोटल हम अपने टाइम का कितना पोर्शन कहाँ देंगे, कितना पर्टिकुलर हमारा एफर्ट कहाँ पे होना चाहिए, ये सारी चीजें इंश्योर करनी बहुत जरूरी है। उसके लिए क्या है, मैं आपको इस बार का पेपर दिखाता हूँ। अगर हम बात करें सी सेट 2022 की, तो टोटल मैंने आपको बताया टोटल 80 क्वेश्चंस थे ना। तो 80 में से नियरली 50%, थोड़ा सा कम है 50% से, 38 क्वेश्चन हमें देखने को मिले। कहां पर 38 क्वेश्चन आए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से, 15 क्वेश्चन आए लॉजिकल रीजनिंग से, इंग्लिश से आए 27। थोड़ा अगर इसके भी पिछले सालों में चलें, तो आप एक चीज नोटिस करिए। जैसे पिछले ना 4-5 साल का देख लेते हैं, 2018 से 2021 का। तो यहाँ पर ना आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि जो इंग्लिश की बात कर रहे हैं, जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात कर रहे हैं, तो 25 से 30 की एवरेज देखने को मिलती है। इस साल भी उतने ही 27 देखने को मिले। तो 25 से 30 क्वेश्चन के बीच में आपको देखने को मिलते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के कॉरस्पॉन्डिंग। एंड बाकी के जो क्वेश्चन होते हैं उनको आप फर्दर सब कैटेगराइज कर सकते हो इनटू क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड जो रीजनिंग वाला पोर्शन हो गया। थोड़ा हमें बेसिक आइडिया तो लग गया कि सर कि क्वांट में से काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं, इंग्लिश में भी हर साल 25 से 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, एंड बाकी रीजनिंग के कॉरस्पॉन्डिंग। तो ये तो थोड़ा आइडिया लग गया। पर यहाँ पर जब हम तैयारी करेंगे, मतलब कोर्स के अंदर भी और इन जनरल भी, हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आप जानते हो, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आई एम वेरी श्योर आपके जो भी बाकी फैकल्टीज हैं, हिस्ट्री वगैरह, उन्होंने भी बताया होगा, या ज्योग्राफी वाले सर ने, कि कितने इंपॉर्टेंट है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना। सेम चीज आ जाती है जब मैं बात करता हूँ सी सेट की। क्यों सर ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एक तो देखो, यहां से हमें पता लगता है कि डिफिकल्टी लेवल कितना है। हम उस हिसाब से तैयारी करेंगे ना डिफिकल्टी लेवल। अब जैसे मान लो, ये सारी चीजें तो आप देखते हो, जैसे कैट में भी पूछी जाती हैं। ठीक है, कैट का एग्जाम होता है, वहां पर भी पूछी जाती हैं।
वहां पर इसका लेवल तो बहुत ही हाई होता है इन चीजों का, क्वांट का, रीजनिंग का। तो क्या हमें उस लेवल की तैयारी करनी है, या फिर कुछ आप जानते हो कुछ और एग्जाम्स होते हैं जिनमें थोड़ा स्पीड का कंपोनेंट होता है, तो हमें तैयारी करनी किस तरह से है, वहां पर हमें हेल्प करेगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो जब भी आप तैयारी करो ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके साथ होने चाहिए। कोर्स के अंदर मैं भी आपको सारे के सारे क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हमें एक आइडिया भी देंगे। एंड बहुत बार ऐसा देखने को मिला है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें रिपीट होने को देखने को मिल रहे हैं। देखो, रिपीट का मतलब ये नहीं मैं बोल रहा कि एग्जैक्ट डिट्टो कॉपी करके आ गया, नहीं, पर सिमिलर थीम्स के ऊपर कॉन्सेप्ट देखने को मिले हैं। हो सकता है अगले साल वैल्यूज चेंज हो जाए, ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज हो जाए, पर अगर आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी उन चीजों में अच्छी है ना, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करी हुई है, ट्रस्ट में ये 33% जो आप बोल रहे हो ना, ये 33% जो छोड़ो, आप आसाम से 50% से भी ऊपर स्कोर करोगे आराम से। ठीक है, जो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं वो तो देखो 75%, 80% या इससे भी ऊपर स्कोर करते हैं। पर अगर इवन आप एक बिगनर भी हो और आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से करे हैं, थोड़ी प्रैक्टिस करी है, आप आराम से इसको क्लियर करोगे, कोई इशू ही नहीं है। जरूरत क्या है, इन सभी फंडामेंटल्स को अपने अच्छे रखने की, कॉन्सेप्ट्स अच्छे रखो, प्रैक्टिस करते रहो, यही तरीका है सी सेट में आगे बढ़ने का। मैं आपको ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बता रहा था ना, जैसे ये देखिए, क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं थोड़े। जैसे ये वाला क्वेश्चन ना, बस थोड़ा मैं पढ़ने की बात कर रहा हूँ, अभी मैं सॉल्व नहीं करवा रहा आपसे, सॉल्व तो हम कोर्स में करेंगे, अभी सिंपली क्वेश्चन पढ़ो। ये क्वेश्चन इस साल 2022 में सी सेट में पूछा गया। यहाँ क्या पूछा कि इंक्रीज इतना था, उसका डिक्रीज हुआ, और इसका नेट इंक्रीज कितना हुआ, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये देखो 2021 का क्वेश्चन, यहां पर क्या पूछा, एक आर्टिकल का प्राइस 20% कम किया, फिर 25% बढ़ाया, नेट चेंज क्या हुआ। क्या आप मुझे बताओ कोई फर्क है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में या अगले क्वेश्चन के अंदर? ठीक है ना, तो लगभग सेम सा ही क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत वैल्यूज ऊपर नीचे करी, थोड़ी फैक्ट्स ऊपर नीचे करे, बाकी सेम ही क्वेश्चन 2021 में जो था वही 2022 में रिपीट हुआ। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस तरह से इंपॉर्टेंट बहुत है। ये देखो, ये सीक्वेंस वाला एक क्वेश्चन आया, इसके अंदर ना अभी जो पैटर्न है, जो यहाँ पे 2022 के जो पैटर्न था, वो काफी हद तक मिलता जुलता था जैसा क्वेश्चन हमें 2021 में देखने को मिला। काफी हद तक ना रेपिटेशन बोल सकते हैं। ठीक है, वैल्यूज बस देखो ऊपर नीचे होंगी। यहाँ पर जैसे ना इन्होंने क्या किया, हर चीज को ये पहले जैसे यहाँ पे 0.5 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 1.5 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 2.5 से, यहाँ 3.5 से, ठीक है ना, इस तरह से यहाँ पर उनका थोड़ा सा पैटर्न में चेंजेस आए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ 2.5 हो गया, या 2 हो गया, ये 1.5, ये 1, इस तरह से माइनर सा चेंज है। कॉन्सेप्ट देखो हम डिस्कस कर लेंगे कोर्स के अंदर, मैं ये क्वेश्चन भी और डिटेल में करवाऊंगा, पर समझा क्या रहा हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू सी सेट। ये देख लो, ये 2022 का क्वेश्चन है, इसमें पूछा था कौन सा नंबर इन सभी में लार्जेस्ट है, सॉरी स्मॉलेस्ट है। इसी तरह का क्वेश्चन 2020 में भी पूछने को मिला। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, राइट। एक ये क्वेश्चन था देखो कैलेंडर का, कैलेंडर का क्वेश्चन देखने को, ये हर साल ना कैलेंडर से एक क्वेश्चन आता ही आता है। उसी तरह से ठीक है, उससे पहले भी सिमिलर क्वेश्चंस आपके साथ मैंने इनफैक्ट यूट्यूब पे भी कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमें अक्सर यूपीएससी में देखने को मिल जाते हैं, जिनका अच्छा खासा कोरिलेशन होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। ये भी देख सकते हो एग्जांपल्स, बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपको दिखा दूंगा। ये यूपीएससी 2018 में पूछा, उससे पहले ही सॉरी यूपीएससी 2020 में भी सिमिलर क्वेश्चन पूछने का मिला। तो अगर किसी बंदे ने ना यूपीएससी 2018 का क्वेश्चन किया होता, ट्रस्ट मी वो कोई चांस ही नहीं था कि यूपीएससी 2020 का क्वेश्चन वो गलत कर जाए। तो आपको भी यही इंश्योर करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से करने हैं। मैं देखो कोर्स के अंदर भी ना आपके साथ सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ठीक है, इनफैक्ट मैं आपके साथ ना मिसलेनियस लास्ट में आपकी ना प्रैक्टिस अच्छी रहे। कई बार स्टूडेंट्स को लगता है ना कि सर प्रैक्टिस और कहाँ से करें, तो मैंने कोर्स के अंदर ही ये इंश्योर किया है कि आपके पास एनफ क्वेश्चन हो प्रैक्टिस के लिए। आखिर के जब चैप्टर्स होंगे ना, तो वहां पर बहुत सारी प्रैक्टिस करते रहेंगे, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए और आपका कोई क्वेश्चन ना मिस हो। ठीक है, सारे के सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस करने की हम कोशिश करेंगे। इसके अलावा देखो आपके कोर्स के अंदर ही मैं एक फॉर्मूला बुकलेट भी अपलोड करवा दूंगा, जो हमारी टीम ने प्रिपेयर करी है। ठीक है ना, मेरी गाइडेंस के अंदर ही प्रिपेयर हुई है ये बिल्कुल। तो फॉर्मूला बुकलेट के अंदर देखो क्या होगा, अलग अलग आपको ना फॉर्मूलाज होंगे, चैप्टर वाइज फॉर्मूला। ऑल दो देखो देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, यूपीएससी सी सेट ना मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पर आपके कॉन्सेप्ट्स टेस्ट होते हैं। अगर आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी है तो आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन को कर पाओगे। कुछ क्वेश्चन बहुत ही माइनर क्वेश्चंस आते हैं जो थोड़े फॉर्मूला बेस्ड भी होते हैं, पर थोड़ा मैंने फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट का यहाँ पे कॉम्बिनेशन करवाने की कोशिश करी है, ताकि ये आपको काफी हेल्पफुल हो पाए। तो आपको भी यही इंश्योर करना है क्या कि इस पर्टिकुलर बुकलेट का भी आप थोड़ा यूज कर सकते हो। यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं कैसे उनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर आप इंटीग्रेट कर सकते हो, वो भी मैंने यहाँ पे सिखाया हुआ है। तो मेक श्योर कि आप इनका भी यूज कीजिए। जैसे ये देखो ना, इस तरह की चीजें भी मैंने आपके कोडिंग डिकोडिंग की चीजें हो गया। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे, राइट।
उसी तरह से कुछ फॉर्मूलाज कई बार हम भूल जाते हैं, जैसे देखिए कि सिलोजिज्म के डायग्राम कैसे बनाने हैं, ठीक है ना, उसके बेसिस पे काफी सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, जो कि सारे के सारे मैंने इस तरह के डायग्राम्स आपको फॉर्मूला बुकलेट में दे दिए हैं। आया थोड़ा सा समझ के क्या करने वाले हैं, ठीक है। अब सर काफी सारे स्टूडेंट्स मेरे से पूछते रहते हैं कि सर सी सेट को कवर करने की या फिर सी सेट को क्रैक करने की प्रॉपर स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। देखो इसकी स्ट्रेटजी ना मैंने टोटल 4 पिलर्स के अंदर डिवाइड करी हुई है, पिलर 1 2 3 4। अब जो कोर्स अब मैंने डिजाइन किया है ना, हमारी टीम ने बेसिकली मिलकर डिजाइन किया है, वहां पर इन्हीं चारों पिलर का ध्यान रखा गया है। किस तरह से ये पिलर है क्या चारों, देखो पहले पिलर की तरफ चलते हैं। पहला पिलर है हमारा कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट। देखो जब तक आपका कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं होगा, फर्क ही नहीं पड़ता, आप बाकी पिलर्स जैसे मर्जी कर लो। तो कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट के लिए कोर्स के अंदर हमने क्या इंश्योर किया है, कॉम्प्रिहेंसिव वीडियोस। मैंने जैसे कि आपको बताया ना, देखो हमें ध्यान में रखना है कि एक तो हमारे पास टाइम की कमी है, बट एट द सेम टाइम कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ना भी है, ठीक है ना। एक तो देखो ये हो सकता है कि हम 100 घंटे एक ही, मान लो कोई चैप्टर है टाइम स्पीड डिस्टेंस, इसको पढ़ते रहें और फिर इसको जाके सॉल्व कर दें। ये अप्रोच बिल्कुल ही गलत है। हमें टाइम को भी मैनेज करना है, टाइम को भी बैलेंस में लेके चलना है, और एग्जाम भी क्लियर हो जाए ये भी इंश्योर करना है। दोनों के बीच में एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। तो जो कोर्स डिजाइन किया गया ना, इसी तरह से डिजाइन किया गया है। ना हम उतना डिफिकल्ट जाएंगे जितना कैट में डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं, नहीं, हम जो यूपीएससी की डिमांड है बिल्कुल उस हिसाब से काम करेंगे, ताकि इंश्योर किया जा पाए कि कम टाइम के अंदर आपको ज्यादा डिलीवर किया जाए, ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंसिव वीडियोस होंगी जो आपके कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट में हेल्प करेंगी। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल हम एडवांस लेवल तक जाएंगे। देखो कुछ स्टूडेंट्स ना, कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स को लगता है कि सर बेसिक कितना बेसिक होता है। देखो ये बेसिक भी ना अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है। काफी सारे स्टूडेंट्स हो सकता है आप में से ऐसे हों जिन्होंने शायद मतलब काफी सालों से मैथ्स ना पढ़ी हो, या फिर कुछ क्वांट या रीजनिंग कभी काफी 10th के बाद से शायद उनके छूटी हुई हो और काफी वीक भी होती है। तो वहां पर मैं आपको डाउट्स के थ्रू मैं आपके वो चीजें एड्रेस कर दूंगा। पर मैंने कोशिश यही करी है कि जब स्टार्ट करूं सेशंस तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूं। इन केस फिर भी किसी को डाउट आते हैं, कुछ इश्यूज आते हैं, तो आप मेरे से डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हो, नॉट एन इशू, ठीक है ना। तो कोशिश यही है कि बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होंगे और एडवांस लेवल तक हम यहाँ पे जाएंगे। बाकी देखो फोकस रहेगा हमारा एप्लीकेशन के ऊपर। जैसे मान लीजिए 1 घंटे की आपका सेशन है, तो मान लीजिए उसके कॉन्सेप्ट मान लो अगर 20 मिनट के है ना, फिर पहले स्टार्टिंग के 20 मिनट हम उनके कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर उनकी एप्लीकेशन करने की कोशिश करेंगे। तो क्लास में मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपको डिस्कस करता चलूंगा। और क्वेश्चंस कैसे होंगे, आपको मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराऊंगा, उसके बेसिस के ऊपर जो और पॉसिबल क्वेश्चंस आ सकते हैं वो सारी चीजें भी डिस्कस होंगी, ताकि जैसे जैसे ट्रेंड चेंज हो रहा है ना, उस हिसाब से हम भी रेडी रहें क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए। तो पहला हमारा स्टेप क्या हो जाएगा, पहला पिलर हो जाएगा हमारा कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट का। एक बार कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया, फिर उसके बाद क्या होगा, हम चलेंगे प्रैक्टिस के ऊपर। वो कैसे, जैसे मान लीजिए यहां पर क्या था, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, वो था वीडियोस के थ्रू, ठीक है। तो मान लीजिए अगर आपने ना मान लो एवरेज चैप्टर पढ़ा, ठीक है, उसकी वीडियो देखी। अब वीडियो में भी ना आपको क्या करना है, आपको पहले जब मैंने मान लो कॉन्सेप्ट समझा दिया, कॉन्सेप्ट समझाने के बाद जब हम क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे ना वीडियो के अंदर ही, तो आपको करना है क्वेश्चन, आपको वीडियो पॉज करनी है और कोशिश करनी है कि आप खुद उस क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है ना। सी सेट में ना देखो प्रैक्टिस इज द अल्टीमेट थिंग। अगर आप वीडियो सिंपली देख रहे हो ऐसे आराम से बैठ के, ठीक है, और अपने एंड पे प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तो वीडियो देखते टाइम आपको लगेगा कि सारा कुछ समझ आ रहा है, पर जब पेन लेके अपनी कॉपी पे लिखने लगोगे ना, तब नहीं लिख पाओगे। तो इंश्योर क्या करना है, जब वीडियोस देख रहे हो उसके साथ ही साथ जब कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो वीडियो पॉज करो, एक बार खुद ट्राई करो, ठीक है ना। तो ये काफी आपको हेल्पफुल होने वाला है। ये एक बार हो गया, फिर हम चलेंगे कहाँ, प्रैक्टिस की तरफ। प्रैक्टिस के अंदर क्या होगा, जैसे मान लीजिए मैं आपको बता रहा था ना, मान लो आप एवरेज चैप्टर की वीडियो देख ली, क्वेश्चन तो आपने वीडियो के अंदर जो थे वो प्रैक्टिस कर लिए, उसके बाद मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं प्रैक्टिस हैंडआउट्स, ठीक है। जैसे वीडियो खत्म हुई, कॉन्सेप्ट समझ आया, फिर चेक करेंगे कि आप अप्लाई भी कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, डिपेंडिंग ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर। वहां पर आपको 5 से 10 प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए गए हैं। उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ताकि ये चेक कर पाए कि जो चीज यहाँ पे समझी थी, जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे डेवलप हुआ, क्या अप्लाई भी कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि प्रैक्टिस इज द अल्टीमेट थिंग इन सी सेट। तो यहीं से आपको थोड़ा आइडिया लगता रहेगा कि हाँ मैं सही डायरेक्शन में जा भी रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ, या फिर कौन सा टॉपिक मेरा स्ट्रांग हो चुका है, कौन से टॉपिक में अभी भी मेरी वीकनेस बची हुई है जहां पर मुझे और इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। वो सारी की सारी चीजें आपको यहीं से पता लगेंगी, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा दूसरा पिलर, दैट इज रेगुलर प्रैक्टिस। अब एक बार ये भी हो गया, फिर हम कहाँ चलेंगे, फिर चलेंगे हमारे डाउट सॉल्विंग सेशंस के ऊपर। देखिए कई बार ना प्रैक्टिस करते टाइम काफी सारे डाउट्स आ जाते हैं, कई बार कुछ इश्यूज आ जाते हैं, कोई क्वेश्चन हम कोशिश कर रहे हैं पर उसमें फंस गए हैं, ठीक है। तो इसके लिए दो मैकेनिज्म्स हैं, एक तो आप मुझे टेलीग्राम पे भी रीच आउट कर सकते हो हमारी टीम को, ठीक है ना।
मेरे पास भी आपका जो भी आपके इश्यूज होते हैं वो भी आप रेज कर सकते हो। इसके साथ ही साथ एवरी ऑल्टरनेटिव वीक, मतलब हर 2-2 वीक्स के बाद आपके क्या होंगे, डाउट सेशंस होंगे। ठीक है ना, हर दूसरे हफ्ते आपका डाउट सेशन हुआ करेगा। बीच में हम क्वांट कर लेंगे, रीजनिंग कर लेंगे और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी। इन डाउट सेशंस के अंदर आपके साथ कुछ क्वेश्चंस भी हम प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि इंश्योर किया जा पाए, ताकि वहीं पे आप लाइव प्रैक्टिस कर पाओ। ठीक है, तो जो भी डाउट्स होंगे इन पर्टिकुलर डाउट सॉल्विंग सेशंस के थ्रू कर सकते हो, और साथ साथ या फिर टेलीग्राम के माध्यम से भी ये चीज करी जा सकती है। तो यहीं पर आपके जो भी आप मेरे साथ डिस्कस भी कर सकते हो कि सर मेरा ना ये इस लेवल पे था, पहले जब मैं करता था तो मेरा थोड़ा बेसिक लेवल पे था, अब मेरा लेवल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। उस बेसिस के ऊपर आपकी अपनी स्ट्रेटजीज भी हम डिजाइन कर सकते हैं ताकि इंश्योर किया जा पाए कि आपकी प्रोग्रेस हो रही है या नहीं हो रही, अगर दिक्कतें आ रही हैं तो उसको कैसे ठीक करना है। ये सारे के सारे डाउट्स हम यहाँ पे ले लिया करेंगे हर सेकेंड वीक पे जब आपका डाउट सेशन होगा। ठीक है, एक बार ये भी कर लिया, फिर आखिरी चीज आती है दैट इज फुल लेंथ मॉक टेस्ट। देखो फुल लेंथ मॉक टेस्ट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपने मान लो ना अगर कॉन्सेप्ट भी कर लिया, आपने वीडियोस भी देख ली, आपने प्रैक्टिस भी थोड़ी बहुत कर ली, ठीक है ना, आपने डाउट्स भी ले लिए, पर अगर आपने एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी नहीं बनाई कि एग्जाम में जाके मैं पेपर को कैसे अटेम्प्ट करूंगा, तब आपको वहां पे एग्जैक्टली दिक्कत आने वाली है। वो दिक्कत कैसे सॉल्व होगी, आपको प्रोवाइड कर जाएंगे हमारी टीम की तरफ से फुल लेंथ मॉक टेस्ट। अब यहाँ पर मॉक टेस्ट के थ्रू क्या होगा, आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाओगे। देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा होता है कि उनको ना एक मान लीजिए कि कौन से पर्टिकुलर टॉपिक से स्टार्ट करें, क्या पहले क्वेश्चन से हमें 80 तक जाना है, या फिर ऐसा करें कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पहले कर लें, या क्वांट पहले कर लें, या रीजनिंग पहले कर लें। देखो यहाँ पर जो स्ट्रेटेजीज होंगी ना ये आप डिजाइन करोगे। हर किसी की ना स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस अलग अलग होती हैं। मेरी कुछ अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस हैं, आपकी कुछ अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस होंगी। तो आपका अलग लेवल है, मेरा अलग लेवल है, सामने वाले बंदे का अलग लेवल है। ठीक है ना, तो ये स्ट्रेटेजीज ना हर किसी के लिए पर्सनलाइज हो सकती हैं। ऐसे कोई सिंगल स्ट्रेटेजी नहीं होती जो बिल्कुल बढ़िया है वो सबके लिए वर्क कर जाएगी, नहीं। हम क्या कर सकते हैं, आपके मेरे साथ डिस्कस जरूर कर सकते हो कि सर मेरा इस तरह से है, यहाँ पर मैं कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाऊं, तो वो चीजें डिस्कशन के थ्रू आ जाएंगी। पर आपको क्या कोशिश क्या करनी है कि स्ट्रेटेजी बनाओ इन फुल लेंथ मॉक टेस्ट के ऊपर। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट, देखो मैं आपको एक छोटी सी स्ट्रेटेजी बता देता हूँ, उसको क्या नाम दिया जाता है, राउंड स्ट्रेटेजी का। देखो काफी बार ना मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं और मुझे बोलते हैं कि सर मैं एग्जाम देने गया, टोटल 80 क्वेश्चन थे, जब 60th क्वेश्चन पे था ना उतने में बेल बज गई, उतने में टाइम खत्म हो गया, आखिरी के 20 क्वेश्चन मैंने देखे भी नहीं। क्या काफी बार ना ये इशू आता है, वो इशू क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट का। टाइम अच्छे से मैनेज ही नहीं किया 2 घंटे के। तो इस पे पता क्या कर सकते हो, इसमें एक सिंपल सी चीज जो आप कर सकते हो वो ये है कि ना, जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। आपकी अगर प्रैक्टिस अच्छी है ना तो ये वर्क करती है। जैसे मान लो आपने पहला क्वेश्चन देखा, पहला क्वेश्चन आपने पढ़ा, आपको पढ़ते सार ही पता लग गया कि नहीं यार ये क्वेश्चन तो थोड़ा टफ है। ठीक है, तो 10 सेकंड के अंदर ही आपको पता लग गया कि मेरे से क्वेश्चन ये नहीं होगा। तो आप इस पे इस तरह सर्कल मार्क करो, आप बढ़ जाओ सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन पढ़ा और देखा यार ये तो इजी लग रहा है, तो फटाफट उसको सॉल्व कर दिया। मान लो 40-45 सेकंड लगे इसको सॉल्व करने के अंदर, तो ये हो गया। इस तरह से थर्ड पे गए, थर्ड पे भी या तो अगर इजी लगा तो वहीं सॉल्व कर दिया, अगर डिफिकल्ट लगा तो बाद में मार्क कर लिया। तो इस तरह से करते करते ना आप 80th क्वेश्चन तक पहुंच जाओगे। वहां तक पहुंचे तो एटलीस्ट ना आपने इतना इंश्योर कर लिया कि 80 में से अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो शायद 45-50 क्वेश्चन आपको इजी क्वेश्चन वहां पे मिल जाएंगे। अगर अब टाइम बचा है तो अब चलो ये जो टफ वाले क्वेश्चन हमने मार्क किए थे ना, अब इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो समझने की कोशिश करो, चाहे क्वेश्चन एग्जाम में कोई टफ क्वेश्चन हो कोई इजी क्वेश्चन हो, मार्क्स तो सबके लिए सेम ही है। मार्क्स तो 2.5 के अप्रोक्सीमेट ही है ना सभी के लिए। तो क्या फर्क पड़ता है कि अगर आप इजी क्वेश्चन सॉल्व करके पास हो रहे हो या टफ क्वेश्चन सॉल्व करके पास हो रहे हो, वो मैटर नहीं कर रहा। तो आपको इंश्योर क्या करना है कि प्रॉपर आपके पास टाइम मैनेजमेंट हो, और ये वाली स्ट्रेटेजी ना यहाँ पे अच्छा वर्क कर जाती है। बाकी मैं फिर से बता रहा हूँ, स्ट्रेटेजी सबके लिए अलग अलग हो सकती है क्योंकि हमारी सबकी स्ट्रेंथ अलग अलग होती है, हमारी सबकी वीकनेस अलग अलग होती है। तो उस हिसाब से ये चीजें करी जा सकती हैं। तो मेक श्योर कि जब भी ना आप एग्जाम देने जाओ उससे पहले कुछ मॉक टेस्ट जरूर देके जाओ। ठीक है ना, इवन मैं तो आपको ये बोलूंगा ना कि आप प्रॉपरली मॉक टेस्ट दो। जैसे मैं एग्जांपल समझाता हूँ, मैंने आपको बताया था ना कि जिस दिन आपका प्रीलिम्स होगा तब क्या होगा, 9:30 से 11:30 तक क्या होगा, आपका जीएस पेपर 1 होगा, एंड फिर 2:30 से 4:30 क्या होगा, आपका ये सी सेट वाला पेपर होगा। ठीक है ना, तो आप भी ना उनसे कुछ वीक्स पहले इस तरह से दे सकते हो कि अच्छा मॉक टेस्ट में इसका दूं जो जनरल स्टडीज का, एंड सेम टाइमिंग्स पे आप दे सकते हो सी सेट का। उससे आप ना थोड़ा अलाइंड भी हो जाओगे इस टाइम के टेस्ट देने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी आप अडॉप्ट कर सकते हो। बाकी यहाँ से आपको स्ट्रेटेजीज निकलेंगी, आप अपने मॉक टेस्ट दोगे, गलतियां करोगे और उन गलतियों से सीखोगे, फिर एग्जाम के अंदर वो गलतियां नहीं करोगे। तो ये वाली अप्रोच आपको अडॉप्ट करनी है। ठीक है, तो यही कोर्स के अंदर हमने अडॉप्ट करी है। कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट पहले होगा, फिर उसके ऊपर आप प्रैक्टिस करते रहोगे, प्रैक्टिस से कुछ डाउट्स आएंगे, कुछ इश्यूज आएंगे, कुछ स्ट्रेटेजी रिगार्डिंग दिक्कतें आएंगी, वो हम यहाँ सॉल्व कर लेंगे, एंड लास्टली आप
फुल लेंथ मॉक टेस्ट दोगे जिसमें आपका पूरे के पूरे इश्यूज आपके किस तरह से आप एग्जाम के अंदर करना चाहते हो वो सारी चीजें आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना। बस लास्ट में कुछ और पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। देखो पेपर 2 को ना बहुत सारे लोग बर्डन की तरह मानते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ना कई बार नहीं होता तो वो बर्डन की तरह ले लेते हैं, पर नहीं, पेपर 2 को आपने बर्डन की तरह बिल्कुल नहीं लेना। ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है, देखो क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, सारी की सारी चीजें डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, पर बर्डन की तरह कंसिडर करोगे ना तो ऑलरेडी आप बहुत सारी चीजें पढ़ रहे हो, देखो पॉलिटी, इकोनॉमी, तो बर्डन इतना ज्यादा बन जाता है ना कि एग्जाम फिर हम क्रैक करने की स्थिति में नहीं रहते। तो उस चीज को बचने के लिए पहली बात तो ये समझो बर्डन की तरह बिल्कुल नहीं लेना, बट एट द सेम टाइम आपको इस एग्जाम को बिल्कुल लाइटली भी मत लेना। काफी लोग बोलते हैं ना कि क्वालिफाइंग पेपर है तो छोड़ देते हैं, नहीं, अगर आप बहुत अच्छे हो तो अलग चीज है, बट अदरवाइज आपको इस पर्टिकुलर एग्जाम को बहुत ज्यादा लाइटली भी नहीं लेना। कुछ घंटे आप डेफिनेटली दो, चेक करो आपके स्ट्रेंथ वीकनेस कितने हैं, किस तरह के मार्क्स आप स्कोर कर रहे हो। अगर अच्छे मार्क्स स्कोर कर रहे हो तो डेफिनेटली आप सही डायरेक्शन में हो, अदरवाइज अगर नेगेटिव कम मार्क्स आ रहे हैं बेसिकली तो आपको और हार्ड वर्क करने की जरूरत है। तो दोनों के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए कि कितना टाइम दे रहे हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम के कॉरस्पॉन्डिंग और कितनी पॉसिबिलिटी की तरफ या कितनी प्रोग्रेस हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। उसके अलावा देखो काफी सारे स्टूडेंट्स का ना कई बार थोड़ा कंसर्न होता है कि सर एडिटोरियल्स या फिर जो कॉम्प्रीहेंशन पूछे जाते हैं, सॉरी, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो पूछे जाते हैं उनको कैसे सॉल्व करें। देखो उसके लिए ना अगर आपकी इंग्लिश अच्छी होगी तो डेफिनेटली एक अच्छी पॉसिबिलिटी बन जाती है कि आप इस एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओ। तो कोशिश किया करो कि न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पढ़ो रेगुलरली। ठीक है ना। हमारी टीम भी देखो एडिटोरियल बनाती है डेफिनेटली, पर ऑन द अदर हैंड आप भी अगर मान लीजिए अगर एडिटोरियल मान लो एक एडिटोरियल भी पढ़ा तो उससे क्या होता है, एक तो देखो हमारा जनरल स्टडीज में हेल्प करता है। ठीक है। मान लो इकोनॉमी के रिगार्डिंग आर्टिकल आया या हिस्ट्री या ज्योग्राफी पॉलिटी के रिगार्डिंग आर्टिकल आया तो एक तो हमें थोड़ा जनरल स्टडीज के रिगार्डिंग हमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन बढ़ी। इसके साथ ही साथ ना आपको पता नहीं लग रहा पर आपको एक रीडिंग हैबिट आ रही है, आप चीजों को समझने लगे हो थोड़ा और अच्छे से, और जैसे जैसे समझने लगे हो उसके बेसिस पे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती रहेगी और वो अंडरस्टैंडिंग आप यूज कर सकते हो उन आंसर्स, उन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। ठीक है ना। तो ये भी एक तरीका हो सकता है। बाकी मेन चीज क्या है, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। कोशिश करी है मैंने कोर्स के अंदर बहुत सारे आपके साथ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूं, तब भी देखो काफी बार ना इश्यूज आते हैं, डेफिनेटली आई अंडरस्टैंड। तो आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ना, प्रैक्टिस से ही हर चीज इंप्रूव होती है। तो प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है ना। गलतियां करोगे, जितनी गलतियां करनी है अभी कर लो, मॉक टेस्ट में कर लो, एग्जाम में गलती मत करना। वो कैसे हो पाएगा, जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। ठीक है। एंड लास्टली बहुत सारे स्टूडेंट्स का आई अंडरस्टैंड कई बार सी सेट वीक होता है, क्वांट हो सकता है वीक, आपका रीजनिंग हो सकता है, कई स्टूडेंट्स का इंग्लिश वीक होता है, पर आपको अपने आप पे भरोसा नहीं छोड़ना। काफी बार लगता है ना कि यार मेरे से नहीं हो पाएगा सी सेट, नहीं, इस मेंटेलिटी को अपने से बाहर निकालो, यहां से बढ़ो कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ, उस डायरेक्शन में चलने की कोशिश करो। अगर ये वाली फीलिंग आ जाएगी तो बाकी सारी चीजें भी आई एम वेरी श्योर आप साथ साथ करते रहोगे, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहोगे एंड उसी बेसिस पे इस एग्जाम को बहुत अच्छे से क्लियर कर पाओगे। ठीक है ना। तो अगले लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे सारे के सारे जो भी कोर्सेज के अंदर एवरेज हो गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, टाइम एंड वर्क, एक एक करके चलते रहेंगे। और आप नोटिस करना क्या आपकी वीकनेस है, क्या आपकी स्ट्रेंथ है, ये जैसे जैसे आप नोटिस करते रहोगे उसी बेसिस पे आपकी स्ट्रेटेजीज बनती रहेगी, कहाँ मुझे ज्यादा काम करने की जरूरत है, कहाँ मुझे कम काम करना है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है। तो वेलकम टू द कोर्स। ठीक है। आई होप आपको ये कोर्स काफी अच्छे से समझ आएगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।